अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। और आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होगा। अगर हम डिफाइन करें, सो ऑल दोज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो तमाम ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन कंपाउंड्स को, जिन मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकता है, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को आप बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उन तमाम की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसका एक मकसद ये है कि आपके सामने एक सेल है, तो और एक सेल पूरे का पूरा, क्योंकि एक लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी उन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ही बना है और जो वो कंज्यूम करता है, जो इस्तेमाल करता है। अगर आप यहाँ देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क, डीएनए, आरएनए, ठीक है, विच इज़ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में मौजूद जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, तो वहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें राइबोसोम्स, तो वो प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। ठीक है, अब या फिर अगर हम देखें कि सेल का जो साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका और कार्बोहाइड्रेट यानी प्लांट की सेल वॉल जो है ना, सेलुलोज विच इज कार्बोहाइड्रेट, या प्लांट के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होगा, या एनिमल सेल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मेन 4 क्लासेस हैं। There are 4 main classes of biological molecules. तो जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, सो देयर विल बी 4 मेन क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स, अगर आप देखें, ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड डीएनए, आरएनए कलेक्टिवली जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स कहेंगे। एक क्लास फाइनली जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में, विच विल बी नोन एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो दैट्स नॉट अ सेपरेट class of biological molecule. Basically conjugated molecules are formed by the combination of any two बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल, यानी 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्लासेस के मिल जाने से जो कोई नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहेंगे, जो इस चैप्टर के इंशाल्लाह लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स, ठीक है, बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। सैकरॉन शुगर को कहते हैं, तो इस लिहाज से हम इन्हें सैकराइड्स कहेंगे। मेनली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट एक्सेप्ट, तो अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स आर टेस्ट के लिहाज से दे आर स्वीट एक्सेप्ट, तो आप बताते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जो कि टेस्टलेस होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को मेन 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर, या जिन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं ओलिगोसैकेराइड्स, जिन्हें हम कंपाउंड शुगर कहते हैं, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर हैं वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों को कैटेगराइज कैसे करेंगे? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स दोज विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दे आर द सिंपल शुगर। इनको फर्दर हाइड्रोलिसिस के जरिए इनको फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड के बाद ओलिगो मतलब फ्यू, यानी अगर
2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाएं तो उनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का लफ्ज़ी मतलब होता है फ्यू, यानी मोनो फॉर वन, ओलिगो फॉर फ्यू एंड पॉलीसैकेराइड्स फॉर मैनी। तो आप इसको यूं समझ लीजिएगा कि मोनो में सिंगल, ओलिगो में 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स एंड मोर देन 10 यानी हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ जितने भी मोनोसैकेराइड्स, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के मिल जाने से जो भी कंपाउंड या स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स की मेन 3 क्लासेस मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड आर हाईली, अब देखें ये वाले जो वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा। अब मैं वर्बली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लेक्चर के साथ साथ आपकी जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है आपको वो भी थॉरोली पढ़नी है। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके बारे में आप ये बताते हैं कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी स्वीटनेस के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट, फिर इसके बाद लेस स्वीट इन टेस्ट ओलिगो एंड टेस्ट लेस हो जाएंगे पॉलीसैकेराइड। फिर हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर लेस सॉल्युबल, ओलिगोसैकेराइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, और फिर हम कहते हैं स्पैरिंगली या लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर पॉलीसैकेराइड्स होंगे। ठीक है, अच्छा, मोनोसैकेराइड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट क्लासेस, जिनमें एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं, जिनमें एक है ट्रायोज, यानी वो तमाम मोनोसैकेराइड जिनमें 3 कार्बन कंपाउंड, वो जो 3 कार्बन कंपाउंड हैं जिनमें 3 कार्बन होंगे वो सब ट्रायोज होंगे, ग्लाइसर एल्डिहाइड एग्जाम्पल में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा टेट्रोज 4 कार्बन जिनमें होंगे, ठीक है, दैट एग्जाम्पल ऑफ एरेथ्रोज। देन 5 कार्बन एग्जाम्पल पेंटोज, और जिस क्लास का नाम पेंटोज, और इसमें एग्जाम्पल राइबोज, जाइलुलोज वगैरह। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए और आरएनए का शुगर मॉलिक्यूल वगैरह है। इसके अलावा हेक्सोज 6 कार्बन जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, और देन फाइनली हेप्टोज या हेप्टोजेज जो 7 कार्बन मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास, और अगर इसकी एग्जांपल देखें जिसमें सीरो हेप्टुलोज है, फ्यू जो है एग्जांपल्स अगर हम देखें 7 कार्बन मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है, जो मोस्टली कैरेट वगैरह में और मैंगो वगैरह में भी फ्रूट शुगर के लिहाज से हमें मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, बहुत कम अमाउंट में। अब ये मोनोसैकेराइड्स और उनकी फर्दर हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस डिस्कस की विद एग्जांपल्स। मोनोसैकेराइड के बाद ओलिगोसैकेराइड की 2 फर्दर क्लासेस हैं, जिनमें एक को कहते हैं डायसैकेराइड्स। क्या कहते हैं इनको? डायसैकेराइड्स। ठीक है, अब जैसे नाम से जाहिर है डाई, और उसके बाद जो बाकी क्लासेस हैं उन्हें हम ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा भी कहते हैं, बट इनके लिए एक वर्ड अगर हम यूज करें, यानी डाइसैकेराइड्स ओनली कंपोज्ड ऑफ 2, दे आर ओनली कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3, ठीक है, टेट्रा फॉर 4। लेकिन अगर हम इनमें ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो ट्राइसैकेराइड्स कैन ऑल्सो बी नोन एज, हम इनके लिए एक नाम लिख लेते हैं, दैट विल बी नोन एज डेक्स्ट्रिन्स। यानी हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन में कि डेक्स्ट्रिन्स जो है ना वो इनिशियल स्टेप में पॉलीसैकेराइड से बनेंगे, और फिर वो हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल कैसे हम इसको डेक्स्ट्रिन कंसीडर कर रहे हैं। तो आप इनको डेक्स्ट्रिन्स भी कह सकते हैं। तो डाइसैकेराइड में ज़्यादातर मोस्टली फ्रूट शुगर होते हैं, सक्रोज, माल्टोज वगैरह, और लैक्टोज मिल्क शुगर में आ जाता है। ठीक है,
लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं और दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। एंड देन वी हैव फाइनली थर्ड वन पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स जो एज ए स्टोरेज कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, प्लांट्स में स्टार्च एज ए स्टोरेज कंपाउंड है, और एनिमल सेल्स और एनिमल टिश्यूज में स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे ग्लाइकोजन है। तो पॉलीसैकेराइड विल स्टोर इन एनिमल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड पॉलीसैकेराइड्स विल स्टोर इन द प्लांट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये हम लोगों ने एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की क्लास विच इज नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। अच्छा, सैकेराइड्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देयर इज नो नाइट्रोजन, देयर इज नो एनी सल्फर, फॉस्फोरस और एनीथिंग एल्स। देयर कार्बोहाइड्रेट्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, इस वक्त हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन डिस्कस की और हमने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, लाइक मोनोसैकेराइड की क्लासेस की प्रॉपर्टीज़, ओलिगो और फिर पॉलीसैकेराइड्स की। अब हमारे पास उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एमसीक्यूज़। केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 5 disaccharides molecules were each hydrolyzed with dilute acid and the purified products were separated by one-dimensional chromatography। यानी 5 disaccharide molecules लिए गए और उनको हाइड्रोलाइज किया गया विद डाइल्यूट एसिड, और उनको प्योरीफाइड और उनके प्योरीफाइड प्रोडक्ट को सेपरेट किया गया। जिस तरीके से आप क्लोरोफिल आपने क्रोमेटोग्राफी किया का प्रोसेस आपने अपने बॉटनी के प्रैक्टिकल में किया होगा, तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली आप रिलेटिव फ्लो मालूम कर रहे होते हैं कि जो जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है ना टॉप तक जाएगा क्रोमेटोग्राफिक पेपर में। ये बात आप अच्छे जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो आपका सबसे अच्छा और करीबी और पक्का दोस्त होगा वो आपके सफ़र में लंबे अरसे तक आपका साथ निभाएगा, लेकिन वो जो मुनाफिक हैं, वो जो आस्तीन का सांप होंगे, वो कुछ अरसे साथ निभाएंगे, शायद बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमें इससे पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट कितना सॉल्युबल है और उसकी सॉल्युबिलिटी किस हद तक है, तो वो कंटेंट के साथ उतना ही ऊपर तक मूव करेगा। अब इसमें सवाल क्या पूछा, इफ स्पॉट 1 रिप्रेजेंट्स दिस वन, ठीक है, इफ स्पॉट 1, बाकी 2, 3, 4, 5 हमें मालूम नहीं है। इफ स्पॉट 1 रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अब हमें बताया जा रहा है कि स्पॉट 1 से हमें 2 डॉट्स मिले, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट के क्रोमेटोग्राफी में डॉट्स मिले। अगर ये स्पॉट 1 सुक्रोज के प्रोडक्ट्स हैं, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज तीनों क्या है, डाइसैकेराइड्स। ये बात कंफर्म है, बिल्कुल। अब ये बात तो हमें मालूम है ना कि अगर हम, अब ये बात हम अपने समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि अगर सुक्रोज है तो उससे हमें क्या मिलता है, डाइसैकेराइड सुक्रोज है, ठीक है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माल्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड, और माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, 2 ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लैक्टोज, तो लैक्टोज से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये बात तो हम जानते हैं ना, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज लैक्टोज। हमें सुक्रोज मालूम है 0.1 पर है, वी हैव टू फाइंड आउट 2, 3, 4 एंड 5 में माल्टोज और लैक्टोज कौन सा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो कॉमन आपको नजर आ रही है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज है, तीनों में ग्लूकोज कॉमन है। इसका मतलब है ग्लूकोज तीनों का जो प्रोडक्ट है उसमें ग्लूकोज कॉमन है।
तो आप मुझे बताएं कि 1 के साथ 2, 3, 4 एंड 5 में वो कौन से डॉट्स हैं जो 1 के प्रोडक्ट के बिल्कुल कॉमन है। अगर आप यहां देखें तो ये 2 डॉट्स कॉमन आ रहे हैं और एक इसके साथ एक डॉट कॉमन आ रहा है, एक डॉट कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हमें एक चीज तो मालूम है, गौर से सुनिएगा, हमें एक चीज मालूम है कि ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2। माल्टोज से ग्लूकोज कितने निकलते हैं, 2। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 और 4 में जो एक डॉट है वो उनमें से कोई एक ग्लूकोज होगा, मतलब माल्टोज होगा। 4 क्यों नहीं हो सकता माल्टोज? क्योंकि 4 का कंपैरिजन यहाँ सक्रोज में कोई ग्लूकोज का स्पॉट यहाँ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, इसका मतलब है नंबर 3 में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकले तो दोनों का स्पॉट ये होगा। इसका मतलब है नंबर 3 क्या है, माल्टोज है, ठीक है। अच्छा, अगर ये माल्टोज है नंबर 3, तो सक्रोज में ये वाला जो स्पॉट है वो ग्लूकोज है। इसका मतलब है यहाँ 2 ग्लूकोज एक ही स्पॉट पे आएंगे, चूंकि एक जैसी सॉल्युबिलिटी है, तो 3 हमारे पास क्या हो गया, माल्टोज हो गया। अब इस ऑप्शन में आप देखिए, आपके पास A, B, C और D में 3 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, सॉरी, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 को माल्टोज लिखा हुआ है? ऑप्शन A। अच्छा, अगर ये माल्टोज है तो फिर ये क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज का ये वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज है और ये वाला मॉलिक्यूल गैलेक्टोज है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर हम यहां फाइंड आउट करें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी फ्रक्टोज, उससे कम सॉल्युबिलिटी ग्लूकोज, और फिर सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी अगर हम मोनोसैकेराइड्स में भी फाइंड आउट करना चाहें तो वो गैलेक्टोज होगा। ये गैलेक्टोज का स्पॉट है, यानी 2 लैक्टोज है और लैक्टोज में से एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज निकला, और ये असल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ये माल्टोज का ग्लूकोज है, ये डॉट लैक्टोज का ग्लूकोज है और ये डॉट सुक्रोज का। और अगर ये सुक्रोज का ग्लूकोज है तो ये उसका फ्रक्टोज है, और अगर ये लैक्टोज का ग्लूकोज है तो ये उसका गैलेक्टोज है। और माल्टोज में एक स्पॉट क्यों मिला? क्योंकि वो दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो आंसर हमारे पास यहां बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। तो अब आपको देखें सॉल्युबिलिटी की बेस पर आपने किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया। होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एमसीक्यू जो मैंने एक्सप्लेन किया तसल्ली से, आराम से, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं और कंफ्यूजन ना हो। होपफुली इसी तरह के एमसीक्यूज अगर आपसे मजीद पूछे जाएं या आपके टेस्ट में आए तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस विद प्रोटीन्स। दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ये 3 चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी कार्बोहाइड्रेट में, बट प्रोटीन्स में जो एक एडिशनल पार्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, वो है नाइट्रोजन एज एलिमेंट। बट समटाइम्स उसका जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का हम डिस्कस करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए समटाइम्स दे ऑल्सो हैव फॉस्फोरस एंड सल्फर। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन, यानी प्रोटीन सेल का ड्राई वेट अगर लिया जाए उसका 50% पार्ट जो है ना वो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन्स constitute more than 50% of the dry weight of the cell. They are present in all types of the cells in all parts of the cells. ठीक है, हर तरह के सेल्स में और उसके तकरीबन हर तरह के पार्ट में मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बेसिक पार्ट है। इवन हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें भी आपके पास न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वहाँ भी मौजूद होती हैं। आपके पास साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है वो भी प्रोटीन से, राइबोसोम्स भी प्रोटीन से बने, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन मेड हैं। सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जिन्हें हम पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। एंड दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड, यानी सारे अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। क्या कहते हैं उसको? पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच मे प्रोड्यूस अप टू 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो 20 अमाइनो एसिड्स जो है वो 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है टू सम एक्सटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल अमाइनो एसिड्स हैव
one amino group NH2 and a carboxylic group carboxyl group COOH attached to a same carbon atom, और उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। यानी एक जो है वो कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहेंगे सराउंडेड बाय अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम एक अमाइनो एसिड को देखें तो उसमें जो अल्फा कार्बन जिसको हम कह रहे थे दिस इज द सेंट्रल वन, इसके एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ साइड चेन। अच्छा, किसी भी अमाइनो एसिड में वेरिएबल ग्रुप कौन सा होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, दिस इज 1R। ठीक है, बाकी सब फिक्स्ड है। अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है, दिस इज अमाइनो ग्रुप NH2, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। हमेशा एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड है। पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। Now finally we have to discuss with the types of proteins on the basis of structure. We have 4 different types of proteins. The one is primary protein, ठीक है, the other one would be secondary proteins, and third one would be tertiary proteins, and fourth one would be quaternary proteins. अब अगर आपको याद हो हमने एक दफ़ा चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में एंजाइम्स को कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एंजाइम्स मेन 2 टाइप्स होती हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस। तो अब यहाँ जो 4 टाइप्स हैं उनमें एक बात याद रखिएगा, जो इलोंगेटेड और फाइबर शेप हैं जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी आर द फाइब्रस प्रोटीन्स, कलेक्टिवली हम इनको फाइब्रस प्रोटीन्स कहेंगे। जो टर्शरी और क्वाटर्नरी प्रोटीन्स हैं दे आर नोन एज globular proteins because they are arranged in a 3-dimensional structure, right? Primary proteins, all those proteins in which amino acids arrange in a straight bead-like structure in a straight chain, ठीक है, कहीं पर किसी भी किस्म का ट्विस्ट, हेलिकल स्ट्रक्चर, 3-dimensional शेप नहीं होती, elongated bead-like structure होता है। तो प्राइमरी प्रोटीन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स कहलाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंसुलिन वगैरह आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन्स बेसिकली जब आप बात करते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन कॉजेज द अमीनो एसिड्स टू फोल्ड इनटू अ रिपीटिंग पैटर्न, यानी इसमें हेलिकल या स्पाइरल शेप जो है अमीनो एसिड्स अरेंज हो जाते हैं, और ये स्पाइरल शेप बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेप्टाइड जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसकी जो बैकबोन होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्पाइरल शेप जो है ना वो मेंटेन होगी। इसमें आप स्पाइडर्स वेब की एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें कैराटिन प्रोटीन, आपके जो स्किन, नेल्स और हेयर्स में प्रोटीन है वो इसमें एग्जांपल आ जाएगी। टर्शरी प्रोटीन्स जब आप बात करते हैं तो दीज आर द 3-dimensional फोल्डिंग पैटर्न ऑफ अ प्रोटीन, यानी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पेप्टाइड चेन्स की बात करेंगे जो 3 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, और इनमें मोस्टली आपके पास एंजाइम्स आते हैं, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं लाइसोजाइम एंजाइम्स वगैरह। तो टर्शरी प्रोटीन्स 3-dimensional स्ट्रक्चर है। और उसके बाद क्वाटर्नरी प्रोटीन्स वो तमाम ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा टर्शरी प्रोटीन्स मिलकर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ 1 और 2 टर्शरी, तो यहाँ लिखा है कि क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड टर्शरी चेन्स, यानी इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज़ हीमोग्लोबिन, ठीक है, आपके रेड ब्लड सेल्स में, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्वाटर्नरी प्रोटीन की एग्जाम्पल में आएगी। अब ये हमारे पास 3 एक MCQs है कि सिल्क इज केमिकली अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और अ न्यूक्लिक एसिड। तो सिल्क जो है वो बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर में सिल्क केमिकली आर प्रोटीन्स, एंड विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स, तो सिल्क आर सेकेंडरी प्रोटीन्स, ठीक है, दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो सेकेंडरी प्रोटीन मोस्टली जो है ना वो स्ट्रक्चरल शेप को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट प्रोटीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो, और इसके अलावा हमने प्रोटीन्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वो भी डिस्कस की।
नाउ स्टूडेंट एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हमसे सवाल में पूछा गया है इन द गिवन डायग्राम ऑफ अमाइनो एसिड्स विच वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। इस वक्त दो अमाइनो एसिड्स हैं जो पेप्टाइड लिंक के जरिए आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच। अब आपको बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन है आपके पास। यहाँ एक बॉन्ड बताया गया है कार्बन और नाइट्रोजन का, आइदर ए दिस वन इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आपसे पूछा गया है कि शायद इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड है, या इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ है, या फिर कार्बन का इस कार्बन। एक बात तो कंफर्म है कि कार्बन का नाइट्रोजन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले तो आप इसमें अल्फा कार्बन ढूंढिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक अमाइनो एसिड में ये कार्बन अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप अटैच है। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ अल्काइल, हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल अटैच। इसका मतलब है कि अगर हम समझना चाहें तो एक अमाइनो एसिड ये है जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ये है, और एक अमाइनो एसिड है जिसका अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये। यानी इस अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है NH2, उसका H इसके OH के साथ मिलके इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है, तो इसका कार्बोक्सिल इसके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये पेप्टाइड नहीं है। यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहे, यानी ए बी तो हो नहीं सकता, ए और सी कैंसिल हो गए। यानी हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शन होगा इस सवाल का वो आंसर है डेल्टा, जिसमें अमाइनो एसिड का इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस वन वुड बी आंसर डेल्टा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से एमसीक्यूज बेस भी मैंने डिस्कशन की है, पॉसिबल एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जा सकते हैं या पास पेपर में आए हुए। तो हमने इस चैप्टर के लिहाज से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रो, और उसमें फिर हम लोगों ने अब तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स उसकी क्लासिफिकेशन, देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वी हैव डिस्कस विद प्रोटीन्स, उसकी डिटेल, उसकी क्लासिफिकेशंस और उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग हाफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अब जो चैप्टर हैं हमारे पास वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, और इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी अगर मैं ये कहूँ तो मैंने आपको हाई प्रायोरिटी में जो लिस्ट लिखवाई है वो बेसिकली आपकी NTS और आपके जो टेस्ट के लिहाज से आपका, अगर हम AQ की भी बात करें तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ह्यूमन फिजियोलॉजी और चीज़ें कवर हो रही हैं तो आपकी ज़्यादातर टॉपिक वहाँ से कवर होते हैं। हाँ, इनकी भी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन उनके मुकाबले में कहें तो दे आर रिलेटिवली टू सम एक्सटेंट लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि ये इग्नोर कर दें, इनको छोड़ दें। तो अब हमारे पास चैप्टर भी छोटे हैं और वो जल्दी वाइंड अप होंगे इंशाल्लाह एक एक दो पार्ट्स में। थैंक यू।